हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के क्लास 12th के एक्सरसाइज 3 का, जो है मानव प्रजनन। इस अध्याय में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर का सारा हल देखेंगे, जिसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के हल के साथ साथ संभावित प्रश्न जो आगामी 2024 की परीक्षा में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो है इस एक वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। जो शुक्राणु होता है उसका संचलन किसके द्वारा होता है, जवाब यही देना है बच्चों। तो शुक्राणु का जो संचलन होता है वह किसके द्वारा होता है, ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। और 2023 में पूछे गए इस प्रश्न का आंसर होगा पूंछ के द्वारा। पूंछ के द्वारा जो है वह शुक्राणु क्या करता है, तो गति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंछ के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा पूंछ के द्वारा। शुक्राणु का जो संचलन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो वह पूंछ के द्वारा होता है। इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, तब वह यौन द्विरूपता कहलाता है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, तब वह यौन द्विरूपता कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर है कि हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों कि कौन सा प्रश्न है कि हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। यह जो है वह मानव में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी होगा कि मानव में हीमोकोरियल अपरा जो है वो पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। ये देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि अगर एक महिला स्वस्थ हो तो उसके पूरे जीवन काल में कुल कितने अंड जो है वह क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर होगा 400। क्या आंसर होगा, 400। इसका आंसर होगा बी 400। यानी 400 जो है वह कुल अंडों की संख्या होती है। यदि एक स्वस्थ महिला हो तो उसके पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या 400 होती है। ये जो अंडों की संख्या होती है, इसी के साथ अंड जो होते हैं, इसी के साथ जो अंडाणु जो होते हैं, इसी के साथ शुक्राणु जा करके और जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है बच्चों। जाइगोट बनने की क्रिया में अंडाणु जो होता है उसी अंडाणु को यहाँ पर बताया गया कि एक स्वस्थ महिला जो होती है उसके पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, तो वो जो होती है वो 400 होती है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एकल स्तरीय ब्लास्टुला द्विस्तरीय बनते हैं, आर्केन्टॉन का निर्माण होता है, कोशिकीय गतियां होती हैं, या युग्मनज लार्वा में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो अब जो है 5 नंबर का आंसर हो जाएगा कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिकीय गतियां होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो स्तनधारियों में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, वह फैलोपियन नलिका में होती है, यानी फैलोपियन नली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है। 2019 में यह पूछा गया प्रश्न है कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है। तो गर्भाशय जो होता है वह मादा स्त्री जनन तंत्र से क्या होता है, संबंधित होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों। ज़्यादा समय न लेते हुए इस पूरे चैप्टर को हम ऑप्शन टू ऑप्शन ही कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि आपने जब पूरा क्लास किया है ना, तो उस पूरे क्लास में इन सारी चीज़ों के विषय में बताया गया है। बाकी जो भी कठिन से कठिन टर्म होंगे उनको जरूर व्याख्यात किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम व्याख्यात करें तो सिंपल से समझिए कि इसके लिए व्याख्या क्या करेंगे कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है। गर्भाशय नर जनन तंत्र से तो संबंधित होगा नहीं, क्योंकि नर जो होता है वह बच्चे को जन्म देता नहीं है कि उसमें गर्भाशय होगा।
पादप जनन तंत्र से होगा नहीं, क्योंकि जो पेड़ पौधा होता है वह बच्चे को जन्म नहीं देता, बीज होता है उसमें। नेक्स्ट, इन सभी से ये गलत हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मादा स्त्री जनन तंत्र से गर्भाशय संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में जब रहता है भ्रूण तो वह क्या कहलाता है, तो कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण होता है वह मॉरूला कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। आप देख रहे हो ना, जितने विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन सब का संग्रह है यहाँ पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर क्या होता है, तो परिपक्व शुक्राणु जो होता है उसके शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, और उस टोपी नुमा संरचना को क्या कहते हैं, तो उस टोपी नुमा संरचना को एक्रोसोम कहते हैं। ये आपको अच्छे से पता होगा कि जो शुक्राणु के ऊपर टोपी नुमा संरचना होती है उसे एक्रोसोम कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं किस में सहायक होती हैं, तो जो शुक्राणु होते हैं उनके परिपक्वन में होती है। तो सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो सहायक होती हैं शुक्राणुओं के किसमें, परिपक्वन में। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है, यानी अंडाणु को अभी भेदा नहीं है शुक्राणु, तो ऐसी स्थिति में जो शुक्राणु का परिपक्वन होता है वो क्या कहलाता है। तो 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कैपिसिटेशन। कैपिसिटेशन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा कि शुक्राणु का परिपक्वन जो होता है अंडाणु को भेदने से पहले कैपिसिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। तो फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है, तो कौन सा भाग होता है, तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, वायु कोष्ठिका। वायु कोष्ठिका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कि आनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं। तो आनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 64। आनुवांशिक कूट में कुल जो कूटों की संख्या होती है वह होती है 64, वह होती है 64। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर के बाद 14 नंबर का आंसर। 14 नंबर जो क्वेश्चन है 14 नंबर का आंसर देखेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना किसकी है बताना है। ये 2015 और 2017 दोनों में जो है ये क्वेश्चन पूछा है कि द्विगुणित संरचना किसकी है। तो जो द्विगुणित संरचना है बच्चों वो होती है युग्मनज की, क्योंकि युग्मनज में एक अंडाणु होगा तो एक शुक्राणु होगा। द्विगुणित संरचना है ये, तो द्विगुणित संरचना है तो ये युग्मनज बनाएगा, तो युग्मनज में द्विगुणित संरचना पाई जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि जिबरेलिन है, जिबरेलिन है क्या है, 2009 में पूछा गया है। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा कि जिबरेलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जिबरेलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स या द्वितीयक केंद्रक। तो 16 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक जो है वो नर युग्मक के संयोजन से भ्रूणपोष को बनाता है। द्वितीयक केंद्रक क्या करता है, नर युग्मक से संयोजन करके और भ्रूणपोष को बनाता है। 16 नंबर के बाद देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। अंडोत्सर्ग कहलाता है, गर्भधारण कहलाता है, रोपण कहलाता है या प्रसव कहलाता है। तो 17 नंबर का जो आंसर है ना वो हो जाएगा सी। क्या कहलाएगा, अंड का निकलना जो है वह अंडोत्सर्ग कहलाएगा। तो इसका आंसर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर कि लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। लेडिंग कोशिकाएं क्या यकृत में पाई जाती हैं, वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाती हैं, वृक्क में पाई जाती हैं या आंत में। तो जो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं वह वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाती हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर के बाद हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि मानव में निषेचन होता है। तो मानव में निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, योनि में होता है, अंडाशय में होता है।
फैलोपियन नलिकाओं में होता है। तो 19 नंबर का जो है वो आंसर, ये क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी इसी वीडियो में मैंने बताया था कि जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। 19 नंबर के बाद देखेंगे 20 नंबर कि किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। 20 नंबर का आंसर देखेंगे क्या होगा, क्या वो TSH हार्मोन है, क्या वो ACTH हार्मोन है, ADH हार्मोन है, या FSH हार्मोन है और LH हार्मोन है। तो FSH हार्मोन और LH हार्मोन के द्वारा, FSH हार्मोन और LH हार्मोन के द्वारा जो है वो अंडोत्सर्ग क्या होता है? नियंत्रित होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 और 2021 में ये बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। तो वृषणों में पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो वृषणों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा में गर्भकाल कितने माह का होता है। तो मानव मादा में गर्भकाल जो होता है वो 9 माह का होता है। कितने माह का होता है? 9 माह का होता है। नेक्स्ट 22 के बाद अब देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन है कि कोरक की गुहा कहलाती है। तो कोरक की गुहा क्या कहलाती है भाई? तो कोरक की जो गुहा होती है सीलोम कहलाती है। तो कोरक की गुहा जो है वह क्या कहलाएगी? सीलोम कहलाएगी। यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि जो स्तनपायी जीव जंतु होते हैं उनमें नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो अंडकोश में होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? अंडकोश में होती है। 24 नंबर के बाद देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? तो नर जनन जो कोशिका शुक्राणु होती है वह उत्पन्न होती है कब? जब शुक्राणु जनन होता है तब। तो 25 का जो है वो आंसर हो जाएगा ए, कि शुक्राणु जनन के द्वारा नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। क्या हो जाएगा? शुक्राणु जनन के द्वारा नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। 25 के बाद देखेंगे 26 नंबर, एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है। तो एंड्रोजन्स जो है ना वह किसे उद्दीपित करता है? तो शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है? और यह शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। तो परिपक्व मादा युग्मक के बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अंडजनन। क्या कहलाती है? अंडजनन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर कि यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है। तो प्रथम आवर्त चक्र जो है वह रजोदर्शन कहलाता है। जब कभी भी यौन अवस्था आरंभ होती है और प्रथम दृष्टया जो है वह आवर्त चक्र आता है तो उसे कहा जाता है रजोदर्शन। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर, ग्राफियन फॉलिकल यानी पुट्टक पाए जाते हैं। ये 2020 और 2023 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुट्टक जो है वह पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव जो है वह कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है। तो गर्भाशय का भीतरी स्तर क्या कहलाता है? तो गर्भाशय का जो भीतरी स्तर है वह एंडोमेट्रियम वॉल कहलाता है। यहाँ केवल एंडोमेट्रियम दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? LH के प्रभाव से होती है, FSH के प्रभाव से होती है। तो LH और FSH तो जो है वो अंडोत्सर्ग को क्या करता है? नियंत्रित करता है। LH हार्मोन और FSH हार्मोन अंडोत्सर्ग को नियंत्रित करता है। तो किसके प्रभाव से यह अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है? तो यह जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है अगर देखा जाए तो
अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? नियंत्रित करने का काम तो FSH करता है, लेकिन प्रभाव जो होता है ना वो LH का ज़्यादा होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा LH हार्मोन। LH हार्मोन की वजह से, LH हार्मोन के प्रभाव से अंडोत्सर्ग की क्रिया जो है वह संपन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन है कि गैमीट निर्माण को कहते हैं। तो गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं भाई? 2012 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो गैमीट निर्माण को जो है वो कहा जाता है गैमीटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमीटोजेनेसिस ही जो है वह गैमीट निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, या गैमीट निर्माण की प्रक्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित जंतुओं से सभी संरचनाएं विकसित होती हैं। जो पूर्ण विकसित जंतु होते हैं उनसे सभी संरचनाएं विकसित होती हैं, तो वह जनन स्तरों के द्वारा ही विकसित होती हैं। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? तो 35 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, पोषण में सहायता करती है। किसमें करती है? पोषण में करती है ये सहायता। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? पोषण में सहायता करती है। इसके बाद है कि जो ग्रेफियन पुट्टिका पाई जाती है वह किसमें पाई जाती है? तो 36 नंबर का जो आंसर है कि ग्रेफियन पुट्टिका किसमें पाई जाती है? तो स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा 36 नंबर की, स्तनियों के अंडाशय में ग्रेफियन पुट्टिका जो है वह पाई जाती है। 36 के बाद देखेंगे 37, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय एक्टोडर्म से या एंडोडर्म से, मीसोडर्म से, या ए और सी का मतलब एक्टोडर्म और मीसोडर्म से। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा ना वो केवल होगा मीसोडर्म। मीसोडर्म से जो है वह जनन अंग क्या होते हैं? जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूण में। भ्रूण में जनन अंग किससे विकसित होते हैं? मीसोडर्म से विकसित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? 2020 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? मीजोडर्म से होता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि मीजोडर्म जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का क्या होता है? उद्भव होता है। नेक्स्ट 38 के बाद देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन किस में पाए जाते हैं बच्चों? तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है वह शुक्राणुओं की सतह पर पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? शुक्राणुओं की सतह पर पाए जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन है? तो वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वह कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। इसके बाद देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? 2020 और 2021 में यह पूछा गया है। तो 41 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा युग्मनज, क्योंकि युग्मनज में जो है वह शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तब जाकर के युग्मनज बनता है, तो यह द्विगुणित संरचना कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है? 2019 में यह पूछा गया प्रश्न है 42 नंबर कि किसकी मदद से जो शुक्राणु होता है वह जोना पेल्यूसिड को विभेदित कर देता है? तो वो होता है एक्रोसोम से स्राव। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक्रोसोम से जब स्राव होता है तो ऐसी स्थिति में शुक्राणु एक्रोसोम से स्राव जो होता है उसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित कर देता है और पूर्ण रूप से जो है वह भ्रूण का निर्माण अब धीरे धीरे जाइगोट बना करके प्रारंभ करने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे 42 के बाद 43 नंबर कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण की जो है वह कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? तो भ्रूण की जो कोशिकीय अवस्था होती है वह मोरूला कहलाती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। तो 44 नंबर का जो है वह आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन के लिए। शुक्राणु जनन के लिए जो स्तनधारी होते हैं उनमें उनका जो वृषण होता है वह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? तो 45 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? तो अंडोत्सर्जन कितने दिन में होता है? ये एक्सरसाइज के दौरान भी बताए थे कि 12वें से 14वें दिन के बीच में
अंडोत्सर्ग होता है। कितने दिन के अंदर होता है? 12वें या 14वें दिन के अंदर, या 12वें से 14वें दिन के बीच में, या 14वें दिन या 12वें दिन, यानी 12वें से 14वें दिन इसका आंसर होगा कि मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है, तो 12वें से 14वें दिन तक होता है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। तो स्त्रियों में जो रजोनिवृत्ति की उम्र होती है वह 50 वर्ष होती है, यानी 50 वर्ष के बाद जो है वो रजोधर्म से छुटकारा मिल जाता है नेचुरली। तो रजोनिवृत्ति वही कहलाता है जब रजोधर्म से स्त्रियों को छूट मिल जाता है, यानी वो उससे मुक्त हो जाती हैं, तो वो लगभग 50 वर्ष है। 50 वर्ष की अवस्था में स्त्रियों में रजोनिवृत्ति से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, और 47 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की 47 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजित प्रारंभ होता है, यानी विभाजन प्रारंभ होता है। तो जब अंडा फैलोपियन नली में होता है तो ऐसी स्थिति में मनुष्यों में जो निषेचन होता है वह अंडाणुओं में विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है। तो जब अंडा फैलोपियन नली में होता है तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, तो स्पर्म छोड़ने पर वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु छोड़ने पर वह सीधे अंड से मिलकर के जाइगोट बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कि मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम क्या हैं। तो 48 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FSH, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन, यानी ये जो क्रम है वो सही है कि मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो FSH हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि जब हार्मोन की उत्पत्ति या हार्मोन की उत्पत्ति होती है नर में तो वो कहाँ से होती है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वह वृषण से होती है। अगर वृषण न हो तो हार्मोन की उत्पत्ति होगी ही नहीं जो नर के द्वारा होती है। नेक्स्ट देखेंगे एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। 2017 में ही यह पूछा गया प्रश्न है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। तो 50 नंबर का जो आंसर है वो है कि मानव शुक्राणु के सिर का जो है वह संभाग है एक्रोसोम। एक्रोसोम मानव शुक्राणु के सिर का क्या है, संभाग है, एक भाग है। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, और 51 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है क्या अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण है, अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन है, भ्रूण स्थानांतरण है या अंतःगर्भाशयी युक्ति है। तो अंतःगर्भाशयी युक्ति जो है वह एक ऐसी तकनीक है जो पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में अपरा निर्माण होता है। 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है कि मनुष्य में अपरा निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है। तो कोरियोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कोरियोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, और 53 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। 2022 में यह बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि सर आप जो भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आया ही है। डेफिनेटली ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, आप इसे मैच भी कर सकते हो। आप बिहार बोर्ड के वेबसाइट को खोल करके वहाँ पर विगत परीक्षाओं में जितने प्रश्न आए हैं उन्हें जब आप देखिएगा तो वहाँ पर ये प्रश्न एक मिलेगा चमचमाता हुआ कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। तो मानव भ्रूण कहाँ संरक्षित रहता है, तो मानव भ्रूण जो है वह एमनियोटिक गुहा में जो है वह संरक्षित रहता है। 53 के बाद देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है। 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। 54 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो कोशिकाएं होती हैं वह गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होती हैं। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, कहाँ होती है भाई ये बताना है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि कैपिसिटेशन जो है
वो एक प्रक्रिया है, और कैपेसिटेशन की जो प्रक्रिया है वह कहाँ होती है? तो कैपेसिटेशन की जो प्रक्रिया है वह होती है मादा जनन मार्ग में। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन कि निषेचन आंतरिक होता है तारा मछलियों में, शार्क में, उभयचर में, हड्डीदार मछलियों में। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शार्क। शार्क में जो होता है वह आंतरिक निषेचन होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 57 नंबर टैपेटल कोशिका दर्शाती है। तो टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है ये बताना है। 57 नंबर क्या समसूत्री कोशिका विभाजन दर्शाती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बताती है, या एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन बताती है, या एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को बताती है? तो 57 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को बताती है। टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? तो एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कि निम्न ओसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। तो निम्न ओसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण किसका होता है भाई? 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो 58 नंबर का आंसर हो जाएगा एमनियोटिक द्रव्य का। एमनियोटिक द्रव्य का विश्लेषण होता है, किसके द्वारा होता है? तो होता है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जो है वह एमनियोटिक द्रव का विश्लेषण होता है। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, और 59 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि 59 नंबर जो है वो क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वह गोल्जी काय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय के द्वारा होता है। गोल्जी काय के द्वारा जो है वह मानव के शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। और इस तरीके से मानव जनन अध्याय यानी मानव प्रजनन अध्याय में जितने प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव टाइप में जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या जो संभावित प्रश्न है जो आगामी 2024 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत ही कम समय में सटीकता के साथ जो है वो समाप्त किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से 2024 में होने वाले बिहार बोर्ड की तैयारी दमदार तरीके से करने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। बाकी आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताते चलें कि आपके लिए विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लगभग 14 से 16 वर्ष तक का जो संग्रह है प्रीवियस ईयर का, वो सारा लेकर के आपके लिए आएंगे, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। उम्मीद करते हैं आपका और हमारा साथ जो है वह लंबे समय तक बना रहेगा, जब तक कि हम लोग गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक कि हम लोग जो है वह बेहतर परिणाम नहीं प्राप्त कर लेते हैं। आप भी मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपकी खातिर हम हैं, आप हमारे खातिर रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जोश और अगले जुनून के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वादा है मेरा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।